हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल स्टडी विद चिराग पे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने मोशन को देखा था, जो कि था हमारा चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो अब हम फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 है, 9th क्लास का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम 3 भाग करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के हम 3 भाग करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। हम लॉस ऑफ मोशन भी इस वीडियो में शुरू कर देंगे, लेकिन पहला लॉ ही हम पढ़ेंगे, जो कि इनर्शिया का, जो हमको न्यूटन ने दिया था। ठीक है, और उसके बाद अगले वीडियो में हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। ठीक है, और तीसरे वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अच्छे से देखेंगे और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते फोर्स। अच्छा, ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं फोर्स को। ठीक है, अब जो हम जैसा हमने पढ़ा था हमारे मोशन वाले चैप्टर में, कि जो भी एक ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हमें दिखाई पड़ रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट में मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, तो क्या है, वो एक मोशन वाले स्टेट में है। ठीक है, अब ये मोशन किस वजह से होता है, ये मोशन क्यों होता है, ठीक है, ये मोशन क्यों होता है, इसका आंसर है फोर्स का। इसका आंसर है फोर्स। ठीक है, जब भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है, तो या तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, या मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, या उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। फोर्स के चलते एक ऑब्जेक्ट का जो भी एक पोजीशन है, वो हिल जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट जैसा भी हो, अगर वो रेस्ट में हो तो डिस्टर्ब हो जाएगा फोर्स की वजह से। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्टेट में हो, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फोर्स को हम एवरीडे लाइफ में किस तरह से देखते हैं, हम देखते हैं ये हमारा डोर है। ठीक है, हम डोर को खींच रहे हैं, हम डोर को पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक फोर्स लगता है, उसके लिए ताकत लगती है, फोर्स लगती है, एक मस्कुलर फोर्स लगती है, मस्कुलर ताकत लगती है। तो ये हो गया पुल। ठीक है, पुल हो सकता है, हम डोर को पुश कर सकते हैं उस तरफ, हम डोर को पुश कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी फोर्स लगती है। ठीक है, हम किसी चीज़ को मार सकते हैं, किसी चीज़ को समझ लीजिए हमारा पैर एक फुटबॉल को हिट कर रहा है। ठीक है, हिट कर रहा है। ठीक है, तो वो एक हिट जो हो रहा है, हिट बोल सकते हैं। ठीक है, हिट हो रहा है। तो ये जो है, ये 3 तरीका है जिससे फोर्स को हम एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। हमेशा हम फुटबॉल किक करते हैं, ठीक है, हिट होता है उससे। हम डोर को पुल करते हैं, डोर को पुश करते हैं, इस सभी में हम फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं एवरीडे लाइफ में। ठीक है, वैसे हम देखते हैं कि जब एक बैटर बॉल को मारता है, तो बॉल का जो डायरेक्शन है, बॉल तो बैटर की तरफ आती है, बट जब मारने के बाद बॉल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है ना। मतलब फोर्स से हमको एक और बात पता चलती है कि जब फोर्स लगता है किसी भी चीज़ के ऊपर, वो उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। फोर्स एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो फोर्स का हम अच्छा खासा डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, उसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, हमने फोर्स का डेफिनेशन लिख दिया कि एनी एक्शन, ठीक है, एनी एक्शन जो हम कोई काम करते हैं, एनी एक्शन विच कॉजेस पुल, हिट और पुश, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हिट करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को करते हैं ऑन ए बॉडी, इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब कुछ भी करे, एक ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी करे, उसको पुश करे, पुल करे, हिट करे, वो एक फोर्स कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब फोर्स क्या क्या कर सकता है। ठीक है, अब हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि फोर्स, हाँ ठीक है, फोर्स तो ठीक है, पुल, हिट और पुश ये फोर्स होता है, लेकिन फोर्स हम पढ़ क्यों रहे, वो क्या करता क्या है, हम उसको हम पढ़ क्यों रहे, हाँ बेकार में क्यों पढ़ना। अब देखते हैं वो करता क्या है। ठीक है, वो क्या करता है ये हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं वो करता क्या, वो क्यों यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें लिखा है जो फोर्स करता है। ठीक है, जो फोर्स करता है हमने उसको ऑब्जर्व भी किया है। ठीक है, देखते हैं। मूव ए स्टेशनरी बॉडी, ठीक है, मूव ए स्टेशनरी बॉडी, एक फोर्स क्या कर सकता है, वो एक स्टेशनरी बॉडी, समझ लीजिए मेरे पास एक बॉल है, मैंने उसको हल्का सा पुश किया और वो बॉल चलने लगा। ठीक है, तो अब ये बॉल तो पहले स्टेशनरी था, मतलब पहले रेस्ट में था, अब वो मोशन में आ गया है। ठीक है, तो फोर्स क्या कर सकता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को वो क्या कर सकता है, एक हिला सकता है, या उसे मोशन में पुश कर सकता है, मोशन के स्टेट में उसे एक्साइट कर सकता है। ठीक है, और वही फोर्स जो है एक मोशन में होने वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी ला सकता है। सेम स्टेप, स्टॉप ए मूविंग बॉडी, मतलब ये बॉल चल रहा है, मैंने आगे इसको रोक दिया हाथ से। ठीक है, तो बस ये बॉल रुक गया, ये रेस्ट स्टेट में आ गया।
ठीक है। तो फोर्स से हम एक ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके जा सकते हैं और रेस्ट में भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम डायरेक्शन और स्पीड चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बैटर का एग्जांपल दिया था यहाँ पे, जब बैटर एक बॉल को हिट करता है, ठीक है, तो जो बॉल है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। पहले वो बैटर की तरफ आता है, मारने के बाद बैटर के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना, तो उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है। और उसका स्पीड भी तो चेंज होता है, पहले किसी स्पीड से आता है और बाद में वो बॉल किसी और स्पीड से जाता है, ठीक है। अगर बैटर ने लॉफ्ट मारा तो बॉल 6 में जाएगा, उसका स्पीड इंक्रीज करेगा। अगर बैटर ने डिफेंस में खेला तो बॉल का स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, है ना। वैसे ही जो फोर्स है वो शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकता है, ठीक है, वो शेप और साइज़ को भी चेंज करता है। ये हमने कहाँ देखा है, शेप और साइज़, समझिए। किचन में हमने स्पंज को देखा है, ठीक है। स्पंज को अगर हम दबाते, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको दबाते हैं, उसको स्क्वीज़ करते हैं, तो क्या होता है, उसका शेप और साइज़ दोनों चेंज हो जाता है ना। तो फोर्स शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकता है। समझ लीजिए आपके पास प्लास्टिक बॉल है, आपने उसको बहुत ज़ोर से दबा दिया, उसका शेप डिफॉर्म हो जाएगा, है ना, उसका शेप साइज़ दोनों बदल जाएंगे, ठीक है। तो फोर्स शेप और साइज़ को भी ख़राब कर सकता है या चेंज कर सकता है, ठीक है। तो फोर्स के अभी दो प्रकार होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के फोर्स होते हैं। एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। अब देखते हैं वो क्या होता है, ठीक है। फोर्स के 2 कैटेगरीज होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड, ठीक है। अब देखते हैं बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, ठीक है, बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वुडन ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, मेरे पास एक वुडन ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसके पास 2 स्ट्रिंग टाइड है, ठीक है, 2 स्ट्रिंग्स मैंने इसको बांध के रखा है, ठीक है। ये स्ट्रिंग ए है, ये स्ट्रिंग बी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है। दोनों जब इस बॉक्स को दोनों जब इस स्ट्रिंग्स को इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, माने ये 5 न्यूटन से इसको खींच रहा है और ये भी 5 न्यूटन से इसको खींच रहा है, तब जो है, जो नेट एक्टिंग फोर्स है, मतलब ये तो 5 न्यूटन पॉजिटिव डायरेक्शन में खींच रहा है ना, समझ लीजिए ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में खींच रहा है 5 न्यूटन से, ये नेगेटिव डायरेक्शन में खींच रहा है 5 न्यूटन से, तो -5 न्यूटन, ये +5 न्यूटन, पूरा मिला के नेट फोर्स कितना, 0 न्यूटन। नेट फोर्स 0 न्यूटन, मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 पड़ता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स, मतलब सारे फोर्सेस को मिला के जो फोर्स बनता है उसे कहते हैं नेट फोर्स, ठीक है। अब ये नेट फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट का 0 हो जाता है, तब उस पर बैलेंस्ड फोर्स पड़ता है, ठीक है, तब उस पर बैलेंस फोर्स पड़ता है। और बैलेंस फोर्स क्या क्या कर सकता है, जैसे हमने देखा फोर्स ये सब कर सकता है, तो बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, बैलेंस फोर्स जो है इसका जो शेप है इसको डिफॉर्म कर सकता है, ठीक है, इस शेप को डिफॉर्म कर सकता है। या समझ लीजिए यहाँ पे स्पंज था, ठीक है, स्पंज तो यहाँ पे डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है, स्पंज होता तो यहाँ पे डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स इसको डिफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को हिला नहीं सकता। अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, समझ लीजिए ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। मैंने ऊपर इसको खींचा 2 न्यूटन से और नीचे भी खींचा 2 न्यूटन से, ठीक है। तो क्या ये 5 मीटर सेकेंड इसका स्पीड अलग हो जाएगा, इसका स्पीड बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये ऊपर से दोनों तरफ सेम खींच रहा है, मतलब ये अपने तरीके से चलता रहेगा। जब तक मैं यहाँ पे इसको ऐसे बांध के पकड़ ना लूँ, इसको अपोज ना कर दूँ ऐसे, तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। मैं खींच रहा हूँ, इसका स्पीड ना बदलेगा ना घटेगा, मतलब ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये वैसा ही वैसा चलता रहेगा। ये यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता रहेगा जब तक ये रुक नहीं जाता फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन भी एक फोर्स होता है, ठीक है, जो अपोज करता है हर एक फोर्स को। वो हम पढ़ेंगे अभी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पहला लॉ है फ्रिक्शन का, इनर्शिया वाला, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स देख के समझ में आ गया होगा। बैलेंस मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, अनबैलेंस फोर्स मतलब नेट फोर्स जो है वो बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स में हम फ्रिक्शन को सामने ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फ्रिज है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है जो ये फ्रिज को धक्का दे रहा है, ठीक है, ये आदमी इस फ्रिज को धक्का दे रहा है, ये आदमी इस फ्रिज को इस तरफ धक्का दे रहा है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन जो है ये अपोज कर रहा है इसको। अगर ये आदमी हल्के से धक्का देता है तो ये जो फ्रिक्शन है ये अपोज करेगा और फ्रिज बिल्कुल नहीं हिलेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं हिलेगा, ठीक है। तब इसका जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं होगा,
वो ज़ीरो बिल्कुल नहीं होगा, वो नेगेटिव में हो जाएगा बट ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। जब तक सेम फ्रिक्शन और इसका जो फोर्स है दोनों सेम नहीं हो जाते तब तक इसका नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स में फ्रिक्शन का कहानी आता है, ठीक है। तो जब मैं इसको मतलब ज़ोर से मारता हूँ, मतलब ज़ोर से धक्का देता है, ठीक है, तो फ्रिक्शन कम पड़ जाता है और इसका जो फोर्स है वो बढ़ जाता है, तो फ्रिज जो है इस तरफ मूव होने लगता है, तब अनबैलेंस फोर्स आता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स जो है वो बैलेंस ना हो, मतलब नेट फोर्स ज़ीरो ना हो, ज़ीरो से बड़ा हो या ज़ीरो से छोटा हो, नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, कैसे भी हो, अगर फोर्स ज़ीरो नहीं है तो वो अनबैलेंस फोर्स होगा, ठीक है। तो हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस देख लिया, ठीक है। अब एक और चीज़ नोट करने वाली है कि फोर्स जो है उसका जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, एसआई यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन। अब न्यूटन क्या होता है? न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है फोर्स का एसआई यूनिट। इसे एक और यूनिट भी दिया गया है, जो है डाइन, DYNE, ठीक है, डाइन। अब ये डाइन क्या होता है? डाइन होता है 1/10⁵ न्यूटन, मतलब 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। इतना एक डाइन होता है, एक डाइन में इतना न्यूटन्स होते हैं, ठीक है, एक डाइन में इतने न्यूटन्स होते हैं, फाइन। और ये माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब डाइन जो है न्यूटन से छोटा होता है, ठीक है, न्यूटन डाइन से बड़ा होता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं लॉस के ऊपर, ठीक है, लॉस की ओर, लॉस ऑफ मोशन, ठीक है। लॉस ऑफ मोशन में पहला लॉ ऑफ मोशन है, ये लॉ ऑफ मोशन को हम इनर्शिया के नाम से भी याद रख सकते हैं, इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया। पहला लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को स्टेट करता है, ठीक है। तो इसमें न्यूटन क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि एन ऑब्जेक्ट, ये स्टेट करता है, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है, रेस्ट और मोशन, जो भी स्टेट में ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन में है फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मोशन में तो यूनिफॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, नॉन यूनिफॉर्म में तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करने लगेंगे ना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में और रेस्ट में, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या मोशन में हो, अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, मोशन के लिए कहा गया स्ट्रेट लाइन पाथ, रेस्ट के लिए तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पाथ माने उसको हिलाया नहीं गया, ठीक है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, ठीक है, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट तब तक अपने पोजीशन में रहा, मतलब रिमेन करेगा, तब तक अपने पोजीशन में अड़ा रहेगा जब तक हम उसे कोई फोर्स देके उसको डिस्टर्ब नहीं कर देते। जब तक उसको फोर्स देके डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। यही कहना चाहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसको एक और नाम दिया गया है इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, दो टाइप के इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर मैं उसको फोर्स दे रहा हूँ, मतलब इसी से पैदा होता है इनर्शिया, ठीक है, इसी लॉ से पैदा होता है इनर्शिया। अब एक कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वुडन ब्लॉक फिर से ले लिया, ठीक है, ये रेस्ट में, ये एकदम रेस्ट में, मैं इसको फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है, मैं एक फोर्स दे रहा हूँ, इसको एफ फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है, इसको एक एफ फोर्स दे रहा हूँ, तो ये जो ब्लॉक है ना, ये अपोज करेगा, ये अपोज करेगा, इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ठीक है, तो ये इसको अपोज करेगा क्योंकि ये तो फोर्स उसको मोशन में धकेल रहा है, तो ये अपोज करेगा। और थोड़ी देर उसमें जो है ना, अपोजिशन में जो ये फ्रिक्शन काम में आता है, अपोजिशन में ये फ्रिक्शन काम में आता है, जो इसका इनर्शिया, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको अपोज कर रहे हैं ना हम, इसका स्टेट ऑफ रेस्ट है, इसमें मैं फोर्स दे रहा हूँ, तो इसका स्टेट ऑफ रेस्ट डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। इस डिस्टर्बेंस में जो फ्रिक्शन, जहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहाँ पे फ्रिक्शन मिलता है और उसको अपोज करता है, ये इनर्शिया को दिखाता है। एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में रहना चाहता है, लेकिन अगर हम उसको धक्का दें तो वो अलग स्टेट में चला जाएगा, वो तब तक अपने स्टेट में रहेगा, उसको इनर्शिया बोलते हैं। कि मतलब मैं तब तक अपनी जगह पे खड़ा रहूँगा जब तक मेरे से कोई ताकतवर आके मेरे को धक्का नहीं दे देता, ठीक है, ये कुछ ऐसा ही बात हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, ज़ीरो ग्रेविटी है, ठीक है, क्योंकि अगर हवा रहा तो वहाँ पे इसको ऊपर ड्रैग पड़ेगा, जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, ठीक है, उसमें नहीं जाना है अभी, ठीक है। तो ये बॉल अगर ज़ीरो ग्रेविटी में मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, अगर मैं इसको फोर्स देता हूँ, उल्टा फोर्स देता हूँ या ऊपर फोर्स देता हूँ, ठीक है, ये नीचे फोर्स देता हूँ, ठीक है, या आगे फोर्स देता हूँ, तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है
मतलब ये तब तक अपनी जगह पे रहेगा। अगर मैं इसको कोई फोर्स नहीं देता ये अपने रास्ते पे चलता रहेगा, चुपचाप अपने रास्ते पे चलता रहेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा, अपने रास्ते पे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दिखाता है। ठीक है, एक्चुअली इनर्शिया का जो अस्तित्व एग्जिस्टेंस है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही इनर्शिया का मतलब अस्तित्व आया। मतलब क्या बोल सकते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली थे, बट इनर्शिया का जो आइडिया है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से आया। ठीक है, जो आइडिया है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से आया। ठीक है, तो इनर्शिया क्या हो जाता है, इनर्शिया की भी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया इज द अनविलिंगनेस, ठीक है, अनविलिंगनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए बॉडी, ऑब्जेक्ट या बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मैंने यहाँ पे बताया था, अपना हिलना नहीं चाहता, वो हिलना नहीं चाहता, वो क्यों हिलेगा, है ना, वो हिलना नहीं चाहता जब तक उससे कोई ताकतवर आके उसको हिला ना दे। ठीक है, वही है। ठीक है, वही बात है यहाँ पे। ठीक है, कि वो उसका अनविलिंगनेस है कि वो हिलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हम उसको हिला रहे हैं। ठीक है, वो इनर्शिया है। इनर्शिया इज द अनविलिंगनेस, बस इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक अनविलिंगनेस एक ऑब्जेक्ट का कि वो हिलना नहीं चाहता अपने पर्टिकुलर स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन से। ठीक है, इनर्शिया के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। ठीक है, अब रेस्ट में एक एग्जांपल हो सकता है कारपेट का। ठीक है, एक कारपेट है जिसमें धूल पड़ा हुआ है, अब जब तक मैं उस कारपेट को मारता नहीं है किसी चीज़ से, तब तक वो धूल निकलने वाला नहीं है। तो धूल में क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। जब तक मैं उसको किसी चीज़ से मारूंगा नहीं, जब तक मैं किसी चीज़ से उस कारपेट को मारूंगा नहीं, तब तक वो धूल जो है वो निकलेगा नहीं, है ना, वो धूल नहीं निकलेगा। ठीक है, वो धूल निकलने वाला नहीं है, वही है रेस्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब वो हिला नहीं चाहता। मतलब अगर मैं कारपेट को ऐसे ही रहने दूंगा तो उसमें धूल निकलेगा नहीं, निकलेगा। जब तक मैं मारता नहीं तब तक वो निकलेगा नहीं, और जब मैं मार रहा हूँ मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ जो कि उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बदल रहा है। उसका जो रेस्ट है उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिस वजह से वो मोशन में पुश हो रहा है। वो जो धूल है वो मोशन में पुश हो रहा है, और उसके बाद वो मोशन के जरिए नीचे आ रहा है, ग्रेविटी के जरिए, मतलब ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है तो नीचे आ रहा है। ठीक है, और मोशन में एग्जांपल दे सकता हूँ बस में। जब हम बस में खड़ते हैं, बस एक कस के ब्रेक लगाता है, जब बस एक कस के ब्रेक लगाता है ना, तो हमारा पैर में इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। ठीक है, हमारे पैर बस के ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, और हमारे बॉडी में इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जब बस ब्रेक लगाता है तो हमारे पैर तो ब्रेक के हिसाब से रुक जाते हैं, लेकिन हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारा जो बॉडी है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होता है। ठीक है, तो इस वजह से जब बस ब्रेक लगाता है तो हमारा बॉडी जो है ना पीछे गिर जाता है, हम पीछे गिर जाते हैं। ठीक है, बॉडी की वजह से हम पीछे गिरने लगते हैं। जब एक बस तेज़ी से आगे जाने तब हम पीछे जाएंगे, जब बस रुक जाएगी तो हमारे पैर तो रुक जाएंगे, पैर को कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा बॉडी जो है वो पीछे आगे ऐसे मूव होता रहेगा इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ठीक है, डायरेक्शन। हाँ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये थोड़ी कमाल की चीज़ है। इसको अच्छे से अगर हम समझना चाहें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक स्ट्रिंग है मेरे पास, और यहाँ पे पत्थर बंधा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ, एक सर्कुलर पाथ में गोल गोल घुमा रहा हूँ, ये पत्थर घूम रहा है। जब मैंने स्ट्रिंग छोड़ दिया ना, तो मत समझ लीजिए पत्थर यहाँ पे था और मैंने स्ट्रिंग छोड़ दिया, तो ये पत्थर जो इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा। टेंजेंट मतलब एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करे, वो टेंजेंट पे जरिए इस तरह चला जाएगा। वो अपना मोशन इस तरह से कंटिन्यू नहीं करेगा, अपने डायरेक्शन इस तरफ कंटिन्यू नहीं करेगा, अपना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के चलते वो इसी तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, वो इस तरफ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने पत्थर यहाँ पे छोड़ा तो वो टेंजेंट के इस तरफ चला जाएगा, वो अपना डायरेक्शन इस तरफ कंटिन्यू नहीं करेगा, वो इस तरफ चला जाएगा। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो 3 इनर्शिया हो गए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूटन ने और कौन 2 लॉस दिए हमें। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।